हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम लोग एक अन्य अधिनियम देखेंगे और जो अधिनियम आज हम लोग देखेंगे वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो क्या है ये अधिनियम, क्या इसकी पृष्ठभूमि है और किस तरह से इसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, क्या इसके प्रावधान हैं, उन सभी पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है ये अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि। तो अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो 1909 के वर्ष में आने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं वर्ष 1905 के वर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और वो घटना होती है बंगाल का विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जो बंगाल का विभाजन है, अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य बताया था वो बताया था कि प्रशासनिक असुविधा है, यानी कि जो बंगाल है ये पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज एक बहुत बड़ा प्रांत था, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सब मेंटेन करने में प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसका विभाजन किया गया। परंतु वास्तविक कारण जो था वो कारण था कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया था कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत मुस्लिमों के लिए बना दिया जाए और बाकी जो शेष बंगाल है उसमें हिंदू बने रहें। तो ये आधार सांप्रदायिक था, लेकिन जस्टिफाई किया गया कि प्रशासनिक असुविधा की वजह से कर रहे हैं। फिर आगे चल कर के आप देखते हैं कि 1906 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया जाता है ढाका में। तो 1906 में जो ढाका में एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए नाम ही है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो शिक्षित मुस्लिम थे उनकी एक सभा, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया। तो वो जो सम्मेलन बुलाया गया, उसी सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए एक अलग संगठन बनाने की बात की गई और उसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हो गया। तो मुस्लिम लीग के गठन के पीछे उद्देश्य क्या था कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके मुस्लिमों में ये बात घर करा दी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं की संस्था है और मुस्लिमों को अगर अपने हितों का संरक्षण चाहिए तो उन्हें अपने लिए एक अलग संस्था बनानी चाहिए। तो फिर ये संस्था बनती है 1906 में और फिर वो मुस्लिमों का ये अंग्रेज़ों का मुस्लिमों को एक ये भी आश्वासन होता है कि आप एक संगठन के माध्यम से हमारे सामने मांगे रखिए और हम अपनी मांगों को पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों को मुस्लिम्स में कोई विशेष इंटरेस्ट था या उनकी हमदर्दी उनके प्रति थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ये चाह रहे थे, उनका अगर एकमात्र कोई उद्देश्य था तो ये था कि किसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाए और हमारे पैर यहाँ पर मजबूत रहें और हम ज़्यादा समय तक भारत में राज कर सकें। तो इसी उद्देश्य से वो सांप्रदायिकता की जड़ें धीरे धीरे वहाँ पर मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। आगे चल कर के जो ये मुस्लिम लीग है इसने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो है वो 1909 के अधिनियम में मांग ली जाती है। तो बस यही सारी पृष्ठभूमि है और अगर हम इस पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझना चाहें तो जो अंग्रेज ये अधिनियम लाए थे, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि सांप्रदायिकता की जो धारणा है, सांप्रदायिकता को दृढ़ करना, यानी सांप्रदायिकता की धारणा, सांप्रदायिकता की जड़ें, उनको दृढ़ करके हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। तो सीधा अगर हम देखें तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। तो ये है इस अधिनियम की पृष्ठभूमि या इसका उद्देश्य। अब आते हैं कि प्रावधान क्या किए गए इसमें। तो इसके जो प्रावधान थे, तो इनमें से जो पहला प्रावधान है वो किया गया कि जो केंद्रीय विधान सभा थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें जो सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कर दी गई 69। अब देखिए, जो केंद्रीय विधान परिषद है, तो हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ये केंद्रीय विधान परिषद। अब इस विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है ये बढ़ा करके कितनी हो गई है? ये हो गई अब 69। और इन 69 में से आपके 37 जो सदस्य होंगे ये होंगे आपके निर्वाचित
सरकारी होंगे, यानी कि शासकीय होंगे। जो आपके 37 हैं ये क्या होंगे, शासकीय। और बचे कितने, 32। जो 32 सदस्य होंगे ये सदस्य होंगे गैर शासकीय या गैर सरकारी। तो ये 32 होंगे गैर सरकारी। और इन 32 में भी एक अन्य विभाजन किया गया कि इनमें से 27 जो हैं ये होंगे निर्वाचित और 5 मेंबर जो हैं ये होंगे मनोनीत। और मनोनीत कौन करेगा इनको, गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहला काम कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या वृद्धि कर दी गई और कितनी हो गई, ये हो गई 69। अब उन 69 में से 37 सदस्य जो हैं वो हैं शासकीय और 32 सदस्य गैर शासकीय या गैर सरकारी। अब ये जो 32 जो इसमें हैं इनको भी विभाजित किया गया, 27 निर्वाचित होंगे और 5 जो है मनोनीत होंगे। अब सारा खेल कहाँ पे कर दिया गया, सारा खेल हुआ इन 27 जो निर्वाचित सदस्य थे इनमें। क्या किया गया, इन 27 सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए 3 पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए। 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए। कौन से, एक बनाए गए साधारण निर्वाचन मंडल। पहला क्या हुआ, साधारण। दूसरा विशेष और तीसरा वर्ग विशेष। और ये जो वर्ग विशेष है इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल ही है। तो क्या यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहले प्रावधान में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। इनमें से 37 सदस्य क्या होंगे, शासकीय होंगे, साथ ही साथ 32 सदस्य गैर शासकीय होंगे। इन 32 सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होंगे और 5 सदस्य मनोनीत होने थे। ये इसका पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इनका निर्वाचन होता है। तो कैसे निर्वाचन होगा उसको हम लोग अभी, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि निर्वाचित जो होने थे उनमें भी 3 प्रकार के मंडल बनाए गए, तो इसको हम लोग अगले प्रावधान में देख लेते हैं। देखिए, दूसरा जो प्रावधान है वो प्रावधान इसी निर्वाचन से संबंधित है। इस अधिनियम में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और कितने प्रकार के निर्वाचक मंडल बन गए, 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बन गए। कौन कौन से, एक साधारण, एक विशेष और एक वर्ग विशेष। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बन गए। आज भी आप देखते हैं कि आरक्षित सीटें होती हैं, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी है, या ये महिला है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये जो विभाजन किया गया है ये बहुत अलग है। अब समझ लेते हैं कि क्या था साधारण, विशेष और वर्ग विशेष। देखिए, साधारण में तो कुछ समझना नहीं है। जैसे आज चुनाव होता है कि कोई भी व्यक्ति उसमें चुनाव में खड़ा हो सकता है और कोई भी उसको वोट दे सकता है, तो साधारण तो आज के जैसा सामान्य सा है। विशेष जो है, तो विशेष में क्या देखना है, जो विशेष है इसमें जो इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता वो जमींदार वर्ग या पूंजीपति। तो जमींदार या पूंजीपति इस वर्ग के अंतर्गत इलेक्शन के लिए खड़े होते और उनको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ जमींदार या पूंजीपति को ही होता। ये नहीं कि कोई सामान्य जनता उनको वोट कर सकती है, ऐसा नहीं था। जमींदार या पूंजीपति ही इलेक्शन में खड़े होते एज अ कैंडिडेट और उनको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ जमींदार या पूंजीपतियों को ही होता। तो ये हो गया आपका विशेष वर्ग। फिर जो वर्ग विशेष है, तो वर्ग विशेष क्या है, वर्ग विशेष किसे प्रदान किया गया, वर्ग विशेष प्रदान किया गया मुस्लिमों को। ये किसके लिए था, मुस्लिमों के लिए। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर जो व्यक्ति इलेक्शन में लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, जो व्यक्ति, वो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होता और जो उसको मतदाता हैं, जो उसको वोट करते, वो भी मुस्लिम। यानी मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम ही उनको वोट देंगे। अब आप बताइए कि अगर आपको वोट किसी विशेष वर्ग से लेना है तो आप उन्हीं के पास जाएंगे ना वोट लेने के लिए। और जब आप जीत जाएंगे तब अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप किसके लिए करेंगे, उसी के लिए करेंगे ना जिसने आपको जिताया है, यानी जिसके वोट आपको मिले हैं।
अब जिसने आपको वोट नहीं दिया या जिसके पास आपको वोट मांगने जाना भी नहीं है, तो क्या आप उसके हितों के बारे में कुछ भी सोचेंगे? अगर ये जनरल एक समझ लिया जाए तो हम लोग जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ हमें लाभ होगा, आज नहीं होगा या आज होगा या फिर आगे वर्षों में होने वाला है, लेकिन अगर जहाँ पे संभावना रहती है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब पता है कि इस क्षेत्र में हमारा कोई रोल ही नहीं है, ना हमें इनकी कभी आवश्यकता पड़नी है, ना पड़ी है, ना पड़नी है, तो वहाँ पर क्यों ध्यान दिया जाएगा? कोई विकास कार्य वहाँ पे होगा? नहीं होगा। तो ये था वर्ग विशेष, और वर्ग विशेष मुस्लिमों को दिया गया और यहीं से प्रारंभ होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन किया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1909 में। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन मंडल कब प्रदान किया गया? तो पृथक निर्वाचन मंडल भी कब प्रदान किया जा रहा है? 1909 के अधिनियम के द्वारा। और पृथक किस संदर्भ में? एक साधारण हो गया, विशेष हो गया, वर्ग विशेष हो गया, लेकिन जो फोकस था, भले ही यहाँ पे जमींदार को भी एक अलग दर्जा दिया गया कि उसमें जमींदार खड़े होंगे और जमींदार ही उनको वोट करेंगे, लेकिन इस पूरे अधिनियम का जो सार था, जो निर्वाचन से संबंधित वर्ग, जो आपके 3 निर्वाचक मंडल बनाए गए, वो फोकस किस पे था? वर्ग विशेष पे, यानी मुस्लिम प्रतिनिधित्व पे। कि अब क्या होगा जब मुस्लिम अपने लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे, तो क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना ही अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि किसी भी तरह से जो 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनको हम आपस में लड़ाएं या आपस में इतना दूरी हम लोग क्रिएट कर दें कि वो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों पृथक हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा और हम ज़्यादा समय तक यहाँ पर राज कर सकेंगे। तो ये था दूसरा प्रावधान। दूसरे प्रावधान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए, साधारण, विशेष और वर्ग विशेष। वर्ग विशेष किससे संबंधित था? मुस्लिमों से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रावधान देख लेते हैं। अब अगला प्रावधान क्या किया गया? अगला जो प्रावधान था वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों को लेकर के था। आप देखते हैं कि जो 1892 का जो अधिनियम था उसमें केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ सार्वजनिक हित का अगर कोई प्रश्न होता तो 6 दिन की आगामी सूचना पर वो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का उनको अधिकार नहीं मिला था। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बजट पर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, साथ ही साथ वो सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते हैं और उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, अर्थात अब वे बजट पर प्रस्ताव रख सकते थे तथा सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते थे एवं पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो ये हो गया आपका केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों के संबंध में। अगला प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से संबंधित। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में आप देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी और साथ ही साथ कुछ सदस्य और जोड़ दिए गए, तो एक केंद्रीय विधान परिषद आपकी अस्तित्व में आती है 1853 में। तो जो केंद्रीय विधान परिषद, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। तो केंद्रीय विधान परिषद जो है ये कैसे बनती? ये कार्यकारिणी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी प्लस जो अतिरिक्त सदस्य थे, इनको मिला करके ये बनी थी आपकी केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन जो सदस्य ऐड हो रहे थे, वो ये अतिरिक्त जो इधर हो रहे थे, वो इसी में संख्या में वृद्धि होती चली गई आगे चल करके। जैसे कि अभी आपने देखा कि 69 तक हो गई, वो वृद्धि यहाँ हो रही है। यहाँ पे कितने सदस्य हैं? यहाँ पे 4 सदस्य हैं। उसके बाद में इसमें क्या किया गया? इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है और वृद्धि करके ये कहा जाता है कि यहाँ पे 4 सदस्य थे, अब इनकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? 8 से लेकर के 16 तक सदस्य इसमें हो सकते हैं। और जब सदस्य संख्या बढ़ाई गई कार्यकारिणी में, तो जब
कार्यकारिणी में सदस्य संख्या बढ़े तो उसी क्रम में इस कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय शामिल होता है, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम भारतीय कब शामिल हो रहा है? 1909 के अधिनियम में। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, और जिसे शामिल किया गया वो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कब शामिल किया गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा। और आप देखते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें 3 सदस्य शामिल किए गए थे सर्वप्रथम कब? 1861 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में। तो केंद्रीय विधान परिषद तो आपका कार्यकारिणी प्लस अतिरिक्त सदस्य मिला करके बनी थी, तो इन अतिरिक्त सदस्यों में वो 3 सदस्य जोड़े गए थे, ना कि कार्यकारिणी में। तो वो 3 सदस्य सर दिनकर राव, काशी नरेश और पटियाला नरेश जो जोड़े गए थे 1861 के एक्ट में, वो आपके केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, जो कि अतिरिक्त सदस्यों के तौर पे उसमें ऐड हुए थे, लेकिन कार्यकारिणी में नहीं ऐड थे। कार्यकारिणी प्लस अतिरिक्त सदस्य इनको मिला करके केंद्रीय विधान परिषद का गठन होता था। पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अगर कोई भारतीय शामिल हो रहा है तो वो कब शामिल हो रहा है? 1909 में शामिल हो रहा है। और 1909 में जो व्यक्ति शामिल हो रहे हैं उनका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये हो गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से संबंधित प्रावधान। अगला जो प्रावधान है वो प्रावधान जुड़ा है भारत परिषद के संबंध में। तो जिस तरह से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य जोड़ा गया, उसी प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद है, भारत परिषद में भी सर्वप्रथम 2 भारतीय शामिल किए गए। भारत परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कि 15 सदस्य होते थे। तो भारत परिषद में जो 15 सदस्य होते थे, उन 15 सदस्यों में 2 भारतीय शामिल किए गए। किस अधिनियम के तहत शामिल किए गए? 1909 के अधिनियम के तहत। और कौन वो भारतीय सदस्य हैं? एक हैं केसी गुप्ता और दूसरे हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य शामिल हो रहा है। कौन शामिल हो रहे हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। साथ ही साथ भारत परिषद में भी 2 भारतीय सदस्य शामिल हो रहे हैं। कौन कौन शामिल हो रहे हैं? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो यही 4 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। और हम लोग एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान थे। सबसे पहला, अगर हम इसका उद्देश्य समझें कि सांप्रदायिकता की ताकत या सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। दूसरी चीज़, केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य संख्या थी उनकी संख्या में वृद्धि की गई। कितनी हो गई? 69 या 69 हो गई। और ये जो 69 सदस्य थे, इन 69 सदस्यों में से 37 शासकीय होते और 32 जो थे 32 सदस्य यानी कि वो गैर शासकीय। और जो 32 गैर शासकीय सदस्य थे, उन 32 में से 27 का होना था निर्वाचन और 5 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और जो ये 27 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनके निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल बनाए गए। किस आधार पर? प्रतिनिधित्व के आधार पर। और इन 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल में क्या था? एक साधारण, एक विशेष और एक वर्ग विशेष। साधारण, जिसमें कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और कोई भी उसको वोट कर सकता है, मतलब जो वोटर्स हों। जो एक क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया इतनी एज होनी चाहिए, इतना सब, तो वो क्राइटेरिया जो भी फुलफिल कर रहा है वो इलेक्शन के लिए खड़ा भी हो सकता है और वोट भी कर सकता है। दूसरा था विशेष, जिसमें जमींदार और पूंजीपति वर्ग के लोग ही इलेक्शन के लिए खड़े होते और उनको जो मताधिकार मिलता वो भी उन्हीं लोगों से मिलता। साथ ही साथ वर्ग विशेष, जो कि मुस्लिमों के लिए रखा गया था, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव में लड़ते और उनको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही था। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो अब केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी जाती है। और अधिकारों में वृद्धि करने के संदर्भ में क्या किया जाता है कि उनको बजट पर अब प्रस्ताव रखने का भी अधिकार मिल गया। साथ ही साथ सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न हमने आपको बताया था जैसा कि यदि आपने हमसे कोई प्रश्न पूछा, हमने आपको उसका उत्तर दिया, आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो भी आप दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो वो मतलब हुआ कि आपको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।
और अगर आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, आपने फिर से एक प्रश्न कर दिया, तो जो आपके द्वारा दूसरा पूछा गया प्रश्न है वो आपका पूरक प्रश्न है। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। अगला जो प्रावधान है वो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से संबंधित, कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। और वो जो सदस्य हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ, कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला जो प्रावधान है वो है भारत परिषद से संबंधित, कि भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे, पहली बार उसमें 2 भारतीयों को शामिल होने का मौका मिला। कौन कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो यहाँ पर आकर के ये अधिनियम पूरा होता है और उम्मीद है कि आपको अधिनियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं इस अधिनियम से जुड़े हुए, उन सब पर चर्चा की गई है। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।